नमस्कार। नवरात्रों की सभी दर्शकों को रूबरू थिएटर ग्रुप की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ। आज पहला नवरात्रा है और सभी के लिए नवरात्रे शुभ हों। और रूबरू थिएटर ग्रुप की तरफ से शख्सियत के इस अंक में आज इस वक़्त जो शख्सियत हमारे साथ हैं, ही इज़ लिविंग लेजेंड, he is avid educationist, he's eminent broadcaster, he's media communicator, he's जैसे कि मैंने कहा कि he's a living legend, he's a broadcaster, he's eminent author and he's former station director of आकाशवाणी, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित, पद्मश्री से सम्मानित। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ पद्मश्री जितेंद्र उदमपुरी जी का। सर बहुत बहुत स्वागत हमारे इस प्रोग्राम में, बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया, आदाब। आज आपके खूबसूरत प्रोग्राम रूबरू में मैं जितेंद्र उदमपुरी आपके रूबरू हूँ। आपने रूबरू होने का मौका बख्शा, मैं इसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, मशहूर हूँ। लिखने और पढ़ने का शौक बचपन से ही था। 50 साल से बराबर लिख रहा हूँ। 40 के करीब किताबें छप चुकी हैं। डोगरी मेरी मादरी जबान है, लिहाजा सबसे ज्यादा किताबें डोगरी जबान की हैं। बाकी की हिंदी, उर्दू और पंजाबी की हैं। अब तक मेरी हिंदी में 5, उर्दू की 4, पंजाबी की 3 और बाकी 28 किताबें डोगरी की हैं। यानी चार जबानों में लिख रहा हूँ। बिल्कुल। तो सर मैं सर आपसे ये कहना चाहूंगी यहाँ पे आपका कि हम लोगों के लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप एक लिविंग लेजेंड हैं और जम्मू, हम लोगों को प्राउड है आपसे, आप पर कि आप जम्मू कश्मीर से हमारी ये जो पहले रियासत थी अब तो यूटी हो गया। वी आर सो प्राउड ऑफ यू एंड सो प्रिविलेज कि आप आज हमारे इस मंच पर हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। यूर लिविंग लेजेंड, मैं बार बार यही कहूंगी। एंड सर जो आपका जो सफर रहा है जिंदगी का, मैं चाहूंगी वो सफर आप हमसे शेयर करें, क्योंकि आपकी शख्सियत के बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारे पुरस्कारों से आपको सम्मानित किया गया है, जिसमें साहित्य अकादमी अवार्ड और यू आर द यंगेस्ट पर्सन जिसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, पद्मश्री से आप सम्मानित हुए। तो मैं चाहूंगी आपकी जो जिंदगी का सफर है वो आप हमसे शेयर करें। थोड़ा सा मैं लेखन के बारे में कहकर। बिल्कुल सर। जी सर। इसके साथ ही चंद किताबों का अनुवाद भी मैंने किया है जी। उर्दू में उर्दू जबान में अब्दुल समद का बड़ा मशहूर नावल है 2 गज जमीन। इसका मैंने डोगरी में अनुवाद किया और इस बार मुझे बेस्ट बुक अवार्ड, बेस्ट ट्रांसलेशन अवार्ड स्टेट अकादमी ने दिया और साहित्य अकादमी ने भी बेस्ट ट्रांसलेशन अवार्ड दिया। इसके साथ ही मैंने एक गुजराती कविता संग्रह का सलाम का भी मैंने अनुवाद किया, बहुत सराहा गया। और इसके साथ ही साथ एक खास बात जो है, मैंने रूसी कविताओं का डोगरी में अनुवाद किया है। 2 किताबें इसकी छप चुकी हैं। एक पहली किताब में पुष्किन से लेकर ऑनवर्ड्स आज तक के शुरा को लिया है और दूसरी किताब में मैंने अलेक्जेंडर ब्लॉक हैं, रूसी भाषा के बहुत मशहूर कवि, पूरी उनकी बहुत सी कविताओं का अनुवाद किया है। तो इस तरीके से अनुवाद का काम भी मैंने सरअंजाम दिया है। मेरी उम्र, लिखना मैंने खुद, मेरी रचनाएं भी अनुवाद हो चुकी हैं। मेरी रचनाओं का अनुवाद हिंदी, पंजाबी, कश्मीरी, बंगला और नेपाली, तमिल, तेलुगु और चेक भाषा में हो चुका है। मुझे अच्छा लगता है कि इन जबानों के लोगों ने मुझे पढ़ा, समझा और आगे चलने का सहारा दिया। क्या बात सर, क्या बात। लिखना उर्दू से शुरू किया था। मेरी उम्र उस वक्त 14 वर्ष की थी जी। बात 1964-66 की है जी सर। इन दिनों मिलाप और प्रताप मशहूर अखबार थे जो जलंधर और दिल्ली से छपा करते थे। मेरी इब्तदाई गजलें इन्हीं अखबारात में छपी। पहली 2 गजलों का मतलब अभी तक याद है, लीजिए आप भी सुनिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मेरी ये पहली गजल थी। कोई अहले वफा नहीं होता,
कोई अहले कोई वफा अहले नहीं होता। गम भी गम की दवा नहीं होता। क्या गम भी, बात। कोई अहले वफा नहीं होता, गम भी गम की दवा नहीं होता, टूटते हैं सितम हम गरीबों पर, तेरी दुनिया में क्या नहीं होता। वाह। क्या कोई बात। अहले वफा नहीं होता, कोई कोई अहले वफा नहीं होता, गम भी गम की दवा नहीं होता, टूटते हैं सितम हम गरीबों पर, तेरी दुनिया में क्या नहीं होता। नहीं। दूसरी गजल का मतलब यूं था, ये गजल मिलाप और प्रताप दोनों में छपी, और ये दूसरी जी। गजल जो मैं जिसका मतलब अभी तक मुझे याद है, ये मिलाप में छपी थी। जी। दिल जलों को तू कभी नाशाद न कर, दिल जलों को तू कभी नाशाद न कर, खुद भी बर्बाद न हो, मुझको भी बर्बाद न कर। क्या दिल बात। जलों को दिल जलों को तू कभी नाशाद न कर, खुद भी बर्बाद न हो, मुझको भी बर्बाद न कर। मैं उधमपुर से हूँ। मेरा जी। जन्म 9 नवंबर मेरा जन्म 9 नवंबर 1944 में अपने ननिहाल उधमपुर में हुआ। जी। सफर जिंदगी का कतई आसान नहीं था। रास्ता कठिन दुश्वारियों भरा था। कोई जमीन जायदाद नहीं थी। गरीबी तंगदस्ती का आलम था। पिताजी कोऑपरेटिव बैंक के मुलाजिम थे। सर्विस का ज्यादा हिस्सा बनिहाल में गुजरा। पिताजी बनिहाल, माताजी और बच्चे हम जम्मू में रह रहे थे। तनख्वाह कलील थी, गुजारा मुश्किल था। माँ लोगों के कपड़े सिलकर गुजारा किया करते थे हम लोग। जी। वो ज्यादा पढ़ी लिखी तो ना थी, पर बड़ी सूझबूझ वाली थी, नेक, रहमदिल और शाइस्ता। जी। सुबह अक्सर पूजा पाठ में गुजरती। सन 47 में वतन की आजादी की लहर जब जोरों पर थी, वो महिला कांग्रेस दल की एक्टिव मेंबर थी और घर घर जाकर आजादी का प्रचार भी किया करती थी। बाद अजा वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में बतौर सोशल ऑर्गेनाइजर भी रही। जी। माँ शुरू से ही सनातनी और पिताजी कट्टर आर्य समाजी थे। दोनों के अलग अलग मकसद, अलग अलग ख्याल। लुत्फ की बात कि अकीदों को लेकर कभी आपस में कहासुनी नहीं हुई। घरेलू माहौल खुशगवार था। शुरू की पढ़ाई सरकारी प्राइमरी स्कूल और फिर हायर सेकेंडरी स्कूल उधमपुर में हुई। जी। शनिचर के दिन आधी छुट्टी के बाद कल्चरल प्रोग्राम हुआ करता था। मैं अक्सर अपनी नज़में पढ़कर सुनाया करता। शायरी क्या, सिर्फ तुकबंदी थी, फिर भी असातिज़ा सुना करते और सराहा करते। वालिद साहब को भी शायरी का बेहद शौक था, शेर कहा जी। करते। वो संस्कृत और फारसी के जानकार थे, लिहाजा मेरी बचपन की पढ़ाई उर्दू और हिंदी दोनों से इकट्ठी हुई। जी। वो नहायत वो नहायत खूबसूरत लिखा करते थे। उनका खत बहुत खूबसूरत था, और लिखते क्या, वो तो मोती परोया करते थे। उन्हें पढ़ने लिखने का भी बेहद शौक था। घर में मिलाप अखबार आया करता। एक एक खबर दिलचस्पी से पढ़ते और सबको इकट्ठा करके सुनाया भी करते। जी। मैंने स्कूल के दिनों में ही गालिब, मीर, जोश, इकबाल, फराक, हफीज जलंधरी, साहिर और मजाज, और हिंदी में प्रसाद, पंत, महादेवी, निराला को पढ़ लिया था। ये बात अलग है कि इन अजीम शोरा को मैं कहाँ तक समझ पाया था। मैं तो आज भी कहीं कहीं इन्हें समझने में कासिर हूँ। 10वीं पास की तो परिवार पढ़ाई की खातिर जम्मू आ गया। ये बात सन 1959 की है। माँ अक्सर कहा करती, ये बात मेरे लिए बड़े मायने रखती है। मेरी माँ जी। अक्सर मुझे कहा, उन्होंने कभी नहीं कहा कि आप इंजीनियर बनो, आप डॉक्टर बनो, आप ये बनो, आप वो बनो। वो अक्सर एक ही सेंटेंस दोहराया करती थी, बेटे पढ़ो, खूब पढ़ो, जी भर कर पढ़ो, बस पढ़ो। क्या बात। क्या बात। इस सेंटेंस ने मेरी जिंदगी बदल दी। ये सेंटेंस मुझे आज भी याद है। मैं आज भी दिन भर, आज कल भी खूब पढ़ता हूँ और लिखता भी हूँ। करती जिंदगी है, पढ़ाई की सोच नहीं है। ये तो महीने नहीं बीते कि वो बीमार रहने लगे।
मुझे लग रहा अक्सर है नेटवर्क बुखार का आता। कुछ इश्यू हो रहा है, आवाज़ कट रही है। नेटवर्क का शायद इश्यू हो गया है। ज़ाहिर-सी बात है जम्मू में प्रॉब्लम तो है नेटवर्क का, लेकिन अभी शायद अटक गया है, नेटवर्क अटक गया है। वेट करते हैं कि आप दोबारा से हमसे रूबरू हो सकें और आप तो हमसे मिलें। जी, जी। जी, वो बीमार रहने लगी थी। जी, अक्सर बुखार हो जाता, थकान महसूस करती, दवा दारू का कुछ असर न हो रहा था। डॉक्टरों ने कैंसर डायग्नोज किया था। जी, उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 32 साल की थी। माँ को जिगर का कैंसर था। मैंने उन्हें तिल तिल घुलते तड़पते देखा है। उन्होंने मुझे अपनी बीमारी के दिनों में खाना पकाना, कपड़े धोना, थोड़ा बहुत सीना पर होना सब सिखा दिया था। शायद उन्हें एहसास हो चला था कि ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगी, और आखिर वो दिन भी आन पहुंचा। सारा परिवार इकाइयों में बट गया। सबका अपना अपना दुख था। मेरी कॉलेज की पढ़ाई छूट गई और हम उधमपुर लौट आए। हम 3 भाई और 2 बहनें थी। मैं सबसे बड़ा था। रोज सुबह शाम खाना बनाना, भाई बहनों को स्कूल भेजना, शाम को उन्हें पढ़ाना, और रात गए खुद पढ़ना, दिन को रोज किसी नौकरी की तलाश में निकल जाना जिंदगी का यही मामूल था। जिंदगी कठिन दौर से गुजर रही थी। लगता था जिंदगी के सभी रास्ते कहीं अंधेरे के समुंदर में गुम हो रहे हैं। उस वक्त एक शेर निकला, अभी भी मुझे याद है, सुनिए आप जी, भी। जी, जी, बिल्कुल। उस दौर में, कैसी ये जिंदगी है, कैसी ये जिंदगी है, कैसा एक घेरा है, करा निकले त नेरा हा, पुजिया कर त नेरा है। क्या बात! कैसी क्या बात! कैसी ये जिंदगी है, कैसा एक घेरा है, करा निकले त नेरा हा, पुजिया कर त नेरा है। क्या जिंदगी बात! जिंदगी कैद सी लगने लगी थी। और उस वक्त मेरे मन से कुछ लफ्ज निकले थे। एक, जी, आप भी सुनिए। वक्त जेलर है, वक्त हुँ, जेलर है, हालात जेल पे जिंदगी कैदी। वक्त जेलर है, हालात जेल पे जिंदगी कैदी। जीना सजा है ते मौत भी नहीं मुमकिन। जीना सजा है ते मौत भी नहीं मुमकिन। हादसे दी पीड़ ते नेरे दिन सिलसिले, एक शहर यादें दा है मेरी जिंदगी। शहर यादें क्या बात! क्या बात! एक शहर यादें इसी के लिए आपको एक शहर यादें के लिए ही आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया एंड यू आर द यंगेस्ट रिसिपिएंट ऑफ साहित्य अकादमी अवार्ड विनर जी, इसी जी, जी, इसी सही, किताब के लिए सही है। शहर यादें। जी, सही है। तो ये मेरी चौथी किताब थी। ये जी, मेरी जी, कविता की चौथी किताब थी। जी, इससे पहले आ, मेरा एक लघु काव्य छपा है, जी, चांदनी। वो एक चाँदनी बहर वजन, चाँदनी जी, एक बहर वजन में पूरी किताब थी। और वो डोगरी में लिखा गया पहला लघु काव्य था। इसके बाद जी, लोगों ने लघु काव्य लिखना शुरू किया। जी, जी, और इसके बाद दूसरी किताब जो मेरी छपी, वो थी आ, चेतें दे सूरजमुखी। तीसरी चेतन ने बंजारा, सूरजमुखी तीसरी बंजारा, और चौथी किताब ये थी एक शहर यादें। एक शहर और यादें जी, इस किताब पर मुझे साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। जी, जी, अक्सर ऐसा होता है कि ये अवार्ड दिल्ली में दिया जाता है, लेकिन उस साल गोवा गवर्नमेंट ने साहित्य अकादमी को रिक्वेस्ट की थी कि अब क्या आप अपने लेखकों को, अवार्ड, अब अपने अवार्डीज को गोवा में ले आइए। गोवा गवर्नमेंट के ये गेस्ट रहेंगे। 1980 में मेरी शादी हुई, 1981 में अवार्ड मिल गया। और जब अवार्ड लेने गए तो सब उम्र दराज लोग थे। सब ये कहने लगे कि आप किसके साथ आए हैं अवार्ड लेने। बहुत से लोग कहते, आप क्या पापा के साथ अवार्ड लेने आए हैं, दादा के साथ आए हैं। मैं कहता हूँ नहीं, मैं खुद ही अवार्ड लेने आया हूँ। मैं उस साल के अवार्डीज में सबसे छोटी उम्र का था। जी, जी, और बिल्कुल। और और सच्ची, और वो कहने लगे कि यही उम्र है अवार्ड लेने की, हम पता नहीं कल होंगे कि नहीं होंगे, आप कम से कम इस अवार्ड को जियोगे, आप क्या इस बात! अवार्ड को भोगोगे, जियोगे। तो ये अवार्ड इस तरह से था।
क्या उसके बाद आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले आपको, जम्मू कश्मीर जो JNK एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चरल लैंग्वेजेस की तरफ से लगातार 4 बार आपके बेस्ट लेखन के लिए किताब मिला। पहले फूल उदास है, उसके बाद एकदम जित्तो, फिर आपको दे दो एक वसंत, फिर दिल दरिया खाली, लगातार आपको इन किताबों के लिए अवार्ड मिला। क्या कहेंगे, कैसा अनुभव रहा? जी जी, एक के बाद एक, बहुत हर साल आपको मिलता गया अवार्ड बेस्ट बहुत बुक्स के लिए। बहुत अच्छा लगता। जब ये अवार्ड मिलता तो आगे वो बढ़ने का और हौसला बढ़ता, लगता कि मैं और आगे जाऊं और अवार्ड लूं। अवार्ड लेना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन ये अवार्ड लिखने से, अवार्ड मिलने से कम से कम हौसला बढ़ता है, आदमी और लिखने की सोचता है, अच्छा लिखने की सोचता है। वही वही मेरे साथ भी हुआ और आज तक बराबर लिख रहा हूँ। क्या बात, क्या बात। आप डोगरी डिक्शनरी ऑफ JNK एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चरल लैंग्वेजेस के आप एडिटर भी रहे हैं, जहां आपने लेजेंड्स के साथ काम किया उस वक्त, जो प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री जी थे हमारे जी जम्मू के। जी जी। कैसा अनुभव रहा आपका, कैसे, क्या कहेंगे, कोई सुनहरी याद जुड़ी है उनसे तो कुछ कहना बिल, चाहेंगे आप? जी बिल्कुल मैं कहना जी चाहूंगा। जी पहले तो अम, मैंने 6 साल नौकरी की उधमपुर में, ऑर्डिनेंस हम्म। डिपो में, मिलिट्री के ऑर्डिनेंस डिपो आवाज में। आवाज थोड़ी सी कम हो गई है, या तो हिल गया है आपका ये। आ, मैंने उधमपुर ऑर्डिनेंस डिपो में, मिलिट्री के ऑर्डिनेंस डिपो में 6 साल नौकरी की। और उसी दौरान मैंने FSC, BA विद इंग्लिश लिटरेचर और MA हिस्ट्री के इम्तहान भी साथ साथ पास कर लिए। जी यानी जी नौकरी भी चलती रही और इम्तहान भी पास करता गया। जी उसके बाद मुझे यहाँ मैंने 6 महीने मैं बीएड करने के लिए जम्मू आ गया। तो उस जी दौरान मैंने 6 महीने जी जैन जैन महावीर हायर सेकेंडरी स्कूल में नौकरी की। और उसके बाद 10 महीने जम्मू कश्मीर के सबसे पुराने और मशहूर स्कूल रणबीर हायर जी सेकेंडरी स्कूल में नौकरी की। उन दिनों हमारे वहाँ उस हायर सेकेंडरी स्कूल में तेजराम खजूरिया जी, जो डोगरी के राइटर भी थे और भाषा विज्ञानी भी थे, वो प्रिंसिपल हुआ करते थे। मेरी मेरी मेरे मैंने पढ़ाई बड़ी लगन से वहाँ बच्चों को कराई। कुछ बच्चे तो उम्र में मुझसे भी बड़े लगते थे, और मुझे खजूरिया जी कहने लगे कि आप इतना खूबसूरती से पढ़ाते हैं बच्चों को, आपकी ट्रांसफर मैं कभी नहीं होने दूंगा जब तक मैं कॉलेज का, इस स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा उनका ये कहना। मुझे लगा कि मैं सचमुच जो काम कर रहा हूँ जानदारी से कर रहा हूँ। इसके बाद मेरी सिलेक्शन एकेडमी में हो गई। डोगरी डिक्शनरी डोगरी डिक्शनरी सेक्शन में हम्म, मैं एडिटर हो गया। यहाँ मुझे प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री जी के साथ काम करने का मौका मिला। ये मेरी जिंदगी का एक सुनहरी दौर था। शास्त्री जी के पास रहकर मैंने बहुत कुछ सीखा, समझा और आगे बढ़ने का हौसला भी मिला। शास्त्री जी बहुत एनकरेज करते थे, खासकर यंग राइटर्स को बहुत आगे बढ़ने का मौका भी देते थे और उनकी हौसला अफजाई भी किया करते थे। शास्त्री जी के पास बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत बड़े बड़े शायर और दूसरी जबानों के राइटर मिलने आते थे। जी हमें भी उनके साथ मिल बैठने का मौका मिलता, सुनने का मौका मिलता, कुछ कहने जी का मौका मिलता। जिंदगी चलती रही। और शास्त्री जी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आज वो नहीं है, लेकिन एकेडमी और रेडियो, इन दोनों अदारों ने जो आज मैं हूँ उस वहां तक पहुंचाने में इन दोनों अदारों का बहुत बड़ा रोल है। क्या बात। मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि आप ब्रॉडकास्टर रहे हैं, आपने आकाशवाणी रेडियो कश्मीर जम्मू जो हुआ करता था, अब तो आकाशवाणी, आपने इसको हेड किया एज ए स्टेशन डायरेक्टर। तो क्या कहेंगे आकाशवाणी को लेकर, आप क्या कहेंगे, क्योंकि आकाशवाणी बहुत कुछ सिखा देता है और उसकी रीच तो जितनी रीच आकाशवाणी की है उतनी शायद किसी और मीडिया की मैं नहीं कहूंगी कि है, कि गाँव में, सही रिमोट एरिया सही। में। तो आप कैसा अनुभव रहा, क्या कहेंगे? एकेडमी से, जब मैं हम्म, एकेडमी में काम कर रहा था उन्हीं दिनों रेडियो में एक नौकरी खाली हुई, वो एजुकेशनल ब्रॉडकास्ट का प्रोड्यूसर। मैंने उसके लिए अप्लाई कर दिया। हम जी 18-19 लोग थे, एक ही पोस्ट थी। मैं फर्स्ट आया और मैं सेलेक्ट हो गया। जी उन दिनों उन दिनों पी धर्मागनानी हमारे स्टेशन डायरेक्टर थे। बहुत सख्त थे, डिसिप्लिन के पक्के थे और कभी भी किसी गलती के लिए स्पेयर नहीं करते थे। जी उनसे भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और
उसके बाद साधु साहब डायरेक्टर हो गए, सोमनाथ साधु जी, वो खुद वो भी बड़े अच्छे जी जी पद्मश्री, वो भी बड़े बहुत अच्छा लिखा करते थे। और कश्मीर से एक बड़ा मशहूर प्रोग्राम चला करता था, जूना डब, और उस जूना डब के वो इंचार्ज भी रहे हैं। हमें उनसे भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। रेडियो 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 एक ऐसी जगह है जहां आप बहुत सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर रेडियो में बैठकर आप अखबार पढ़ते हैं, कोई नावल पढ़ते हैं, कोई बुरा नहीं मनाएगा। सिर्फ वाहिद एक ही ऐसा अदारा है जहां जितना पढ़ो उतना थोड़ा है। रेडियो की खुद एक बड़ी अच्छी लाइब्रेरी है, बहुत पुरानी किताबें वहां पढ़ी हैं। तो एज प्रोड्यूसर एजुकेशन ब्रॉडकास्ट हमारा प्रोग्राम रोज हुआ करता था, स्कूल के बच्चों के लिए, संडे को टीचर्स के लिए प्रोग्राम होता था। हमारे 3 लोग थे, हम इस प्रोग्राम के, और उनका इंचार्ज मैं था। मेरे साथ RS हरियाणवी साहब थे, वो प्रोडक्शन असिस्टेंट थे। वो तरक्की करते करते DDG होकर रिटायर हुए। और उनके साथ ही दूसरे KC दुबे साहब थे, वो असिस्टेंट एडिटर थे। और साथ में CL शर्मा साहब थे, वो प्रोडक्शन असिस्टेंट थे। हम लोगों की टीम थी। हमारी कोशिश ये रहती कि हम हर रोज, क्योंकि ये बच्चों के लिए प्रोग्राम है, हम इस प्रोग्राम के लिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें, खूबसूरत से खूबसूरत प्रोग्राम बनाएं। और कोशिश ये रहती थी कि हर प्रोग्राम एक फीचर हो। जी बच्चे अगर एक बार सुने तो दोबारा सुनने के लिए उनकी ख्वाहिश जागे। हम जी रात के 11-11 बजे तक काम करते थे। एक बार ऐसा भी हुआ कि हमारे साहब, मेरे साथ जो असिस्टेंट एडिटर थे दुबे साहब, वो बाद में जी डायरेक्टर होकर रिटायर हुए। दुबे साहब स्टेशन के पास ही रहा करते थे। एक दिन कोई एक फीचर हमें प्रोड्यूस करना था, दूसरे दिन ब्रॉडकास्ट होना था। 12 बजे ब्रॉडकास्ट हुआ करता था। तो उस फीचर को तैयार करने में रात के 11 बज गए। दुबे साहब जी कहने लगे, रात के 11 बज गए हैं, आप दोनों, मैं और हरियाणवी साहब, आप दोनों पहले मेरे घर चलिए और हमें घर तक छोड़ आइए। मैंने कहा क्यों, क्या बात है? नहीं, मिसेज मुझे अंदर नहीं जाने देगी। तो हमने कहा चलो पहले आपको छोड़ आते हैं, फिर हम अपने अपने घरों में जाएंगे। हम गए तो सच मुझे मिसेज कहने लगे, क्या बात है, 11 बज गए, ये कोई नौकरी है? हर नौकरी में 6-7 घंटे का काम होता है, आप 11 बजे तक काम करते हैं, छोड़ दो ऐसी नौकरी। लेकिन वो उन्होंने मुस्कुराकर टाल दिया। और आखिर उनकी मेहनत लगन काम आई, और वो स्टेशन डायरेक्टर रिटायर हुए। क्या तो ऐसे ऐसे बहुत से एपिसोड्स हैं रेडियो के। ऐसे एक बार ऐसा हुआ, हमारे यहाँ रेडियो में जो प्रोग्राम बड़ा खूबसूरत हो उसे हम रिपीट भी किया करते हैं। तो एक जी प्रोग्राम मुझे याद है, और उसकी उसकी चुभन आज तक है मुझे। एक प्रोग्राम था, तो हम, बड़ा अच्छा प्रोग्राम था, क्विज प्रोग्राम था। वो हमने ब्रॉडकास्ट करना था बच्चों के लिए, वो रिपीट प्रोग्राम था। मैं तो हमेशा जब रिपीट प्रोग्राम देता था तो सुन लिया करता था। मैंने जी दुबे साहब को कहा, दुबे साहब आप ये प्रोग्राम दे आइए और एक बार से सुन लीजिए, क्योंकि रिपीट प्रोग्राम में कोई चेंज भी हो सकती है। उन्होंने प्रोग्राम सुना नहीं और टेप दे दी। उन दिनों जी उन दिनों मिसेस जी गांधी मिसेस गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी। जी और और वो प्राइम मिनिस्टर थी। तो उसके बाद वो इमरजेंसी आ गई, इलेक्शन जी हार गई, और मोरारजी देसाई, जनता गवर्नमेंट आ गई, और उसके साथ मोरारजी देसाई आ गए। मोरारजी जी देसाई जी को कुछ ही दिन हुए थे प्राइम मिनिस्टर बने हुए, तो ये जी प्रोग्राम रिपीट हुआ। प्रोग्राम में मिसेस, ये एक प्रश्न ये भी था कि हमारे भारत का प्राइम मिनिस्टर कौन है। तो उस प्रोग्राम में तो मिसेस गांधी था, इन्होंने बिना सुने चला दिया, जनता ब्लेंडर गवर्नमेंट बन गई है। और इतना बड़ा ब्लंडर, मैं पानी पानी हो गया। उन दिनों ब्लेंडर एएस ग्रेवाल साहब, जो बाद में दूरदर्शन के डायरेक्टर भी रहे, वो हमारे जी डायरेक्टर थे। मैं ये सुनकर परेशान हुआ। मैं दुबे साहब से खफा हुआ। मैंने कहा दुबे साहब, मैंने आपको कहा था कि सुनकर आप टेप दीजिए, आपने बिना सुने टेप दे दी और ब्लंडर हो गया। अब नौकरी ना आपकी रहेगी और ना मेरी रहेगी। मैं उसी वक्त ग्रेवाल साहब के पास चला गया। मैंने कहा ग्रेवाल साहब, हमसे ये गलती हो गई है।
उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हंसते हुए। बहुत बड़ा दिल था उनका, बहुत बड़े बहुत सलीके से उन्होंने कहा कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं। मुझे भी कुछ टेलीफोन आ गए हैं, लेकिन जब आपको कोई टेलीफोन आए तो मैंने भी यही कहा कि ये आपने ये हमने ये प्रश्न पूछा था कि भारत के प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर कौन थे। आपने प्रीवियस प्रीवियस सब शब्द सुना नहीं है, प्रीवियस तो मिसेस गांधी थी। इस तरह से उन्होंने मसला निपटा दिया, मगर उस गलती की चुभन मुझे आज तक है। रेडियो में एक बात बड़ी है कि रेडियो में डिसिप्लिन बहुत बड़ी बात है, वक्त की पंक्चुअलिटी बहुत बात है। हम 1 मिनट भी अपने प्रोग्राम को डिले नहीं कर सकते। अगर कोई प्रोग्राम 12 बजे जाना है तो उसे 12 बजे जाना ही है, 1 बजे। और बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हम उस जमाने के अनाउंसर्स भी बड़े कमिटेड होते थे। हम लोग अनाउंसर से भाषा सीखते थे, और रेडियो तो लोगों को समय बताता है, इतने बजकर इतने मिनट इतने सेकंड हुए हैं, हम कैसे डिले कर सकते हैं। रेडियो ने मुझे पंक्चुअल होना सिखाया। रेडियो ने मुझे, मेरे तलफ़्फ़ुज़ का भी सुधार हुआ। वैसे मैं पंक्चुएशन और तलफ़्फ़ुज़ का बड़ा ध्यान रखा करता था। उन दिनों मेरी शादी नहीं हुई थी, तो हरियाणवी साहब एक दिन कहने लगे, लोग बाहर के आर्टिस्ट मुझसे रिकॉर्डिंग करवाने में कतराते थे। वो कहते थे दुबे साहब को भेज दीजिए या सीएल शर्मा साहब को भेज दीजिए, आप नहीं रिकॉर्डिंग कीजिए हमारी, क्योंकि मैं गलतियां निकाला करता था। तो एक दिन हरियाणवी साहब कहने लगे, साहब आप इस तरह इस कदर पंक्चुएशन पर ध्यान देते हैं, प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देते हैं, खुदा ना खास्ता अगर आपकी बीवी का प्रोनाउंसिएशन खराब हुआ तो आप तो तलाक दे देंगे। और वो नौबत नहीं आई, उन्होंने जिंदगी भर साथ दिया। और एक मजेदार मैं बात बताऊं, मेरी पहली लिसनर मेरी घर वाली ही थी। मेरी हर रचना उन्होंने सुनी है, और कमेंट भी वो करते थे। मेरी फर्स्ट ऑडियंस वो थी। तो इस तरह से सिलसिला चलता रहा। क्या बात, क्या बात। हमारे साथ जो व्यूअर्स जुड़े हैं उनको मैं वेलकम कह दूं। मुश्ताक अली अहमद खान साहब कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं डॉक्टर जितेंद्र पुरी साहब की खिदमत में मेरा प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया। यार शारिफ साहब जुड़े हैं कश्मीर से, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंद्रजीत कौर गोल्डी जी जुड़ी हैं, सत श्री अकाल इंद्रजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर सरला मेहता हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दीपक नायडू जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रितु शर्मा हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत शुक्रिया। निखिल दीवान हमारे साथ जुड़े हैं, शुक्रिया। सुचित्रा गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शशि बाला जी जुड़ी हैं, रीता जेलखानी त्रिसल हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जितने भी हमारे साथ व्यूअर्स जुड़े हैं उन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। और ये आपसे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि आप डोगरी लिटरेचर में ट्रेंड सेटर रहे हैं, तो आपसे मिफहिम ओत्सल जी लद्दाख से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत अच्छे रंगकर्मी एनएसटी ग्रेजुएट और लद्दाख में बहुत रंग कर्म कर रहे हैं। तो थिएटर की अगर मैं बात करूं तो जैसा मैंने आपको कहा कि डोगरी में आप ट्रेंड सेटर हैं डोगरी लिटरेचर को लेकर। तो अगर मैं डोगरी फोक की बात करूं, डोगरी फोक थिएटर की बात करूं, तो कहाँ देखते हैं आप डोगरी फोक को, डोगरी लिटरेचर को, डोगरी थिएटर को, जो फोक थिएटर है उसको आप कहाँ देखते हैं आज की डेट? हमारा आज का थिएटर भी बड़ा रिच है, बहुत रिच है। यहाँ बलवंत ठाकुर, मदन मोहन शर्मा जैसे लोग हैं, मोहन सिंह जैसे लोग हैं, कमिटेड लोग हैं। वहाँ हमारा ये जो फोक थिएटर है वो भी रिच है। हमारे यहाँ जागरण होता है, शादी लड़के की जब शादी होती है तो बारात चली जाती है, पीछे से औरतों को मस्ती करने का एक मौका मिलता है। तो वो जागरना एक प्रोग्राम है। वो कॉस्ट्यूम्स पहनती हैं और बाकायदा हंसी मजाक का इतना शानदार प्रोग्राम होता है। मर्द वहाँ देखने को अलाउड नहीं होते, वो बड़ा चोरी छुपे होता है। मगर वहाँ उस जागरना में बाकायदा स्टेज नहीं है, लेकिन बाकायदा वो एलिमेंट्स हैं, थिएटर एलिमेंट बाकायदा मौजूद हैं। इसी तरह से मैं जिक्र करूं अगर हरन का, तो हरन ये लोहड़ी के दिनों में हरन डांस बच्चे, स्कूल के यंग बच्चे, यंगर जनरेशन के लोग हरन बनकर, हरन का मुकुट पहनकर, कॉस्ट्यूम पहनकर
मांगने, लोरी मांगने निकलते हैं, स्वांग रचते लोरी हैं। लोरी, जी जी। और वहां भी वो जो अदाकारी है हरन में हमें दिख मिलती है, वो सचमुच थिएटर से मिलती जुलती है। थिएटर का ओरिजिन ऐसे ही हालात से होता है। तीसरा मुझे जो सबसे मशहूर है और जो सबसे बाअसर थिएटर, लोक थिएटर है, वो भक्ता है। रियासी एरिया में भक्ता खेली जाती हैं। वो तो भांड, कश्मीर के भांड पत्थर की तरह है। जिस तरह से कश्मीर में भांड पत्थर बड़ा मशहूर है, यहाँ जम्मू में रियासी के इलाके में भक्ता बहुत मशहूर है, और वो आजकल भी लोग भक्ता खेलते हैं। इस थिएटर की खूबसूरती ये है कि ये ओपन में खोला खिला जाता है। लैंप रास्ते में बीच एक मिसाल जगाई जाती है, उसकी रोशनी में ये थिएटर होता है। और जो भी समाज में कोई भी अहलकार है, अगर वो करप्ट है, करप्शन करता है, कोई भी बुरा काम करता है, तो उसको वो उस थिएटर में हाईलाइट करते हैं। लुत्फ की बात है कि वो इतनी खूबसूरती से हाईलाइट करते हैं कि जो जिस आदमी की का जिक्र हो रहा है वो भी वहां देख रहा है, लेकिन वो बुरा नहीं मनाता, वो भी उसे एंजॉय करता है। भक्ता सही मानों में, भक्ता, जागरण और हेरन जैसे हमारे फोक थिएटर के रिच एलिमेंट्स हैं। फोक थिएटर यूं कहिए कि वहीं से शुरू होता है। क्या बात, क्या बात। तो आप जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आप तो ट्रेंड सेटर हैं डोगरी लिटरेचर की। अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीजें हैं डोगरी लिटरेचर की जिनको स्टार्ट करने का श्रेय आपको जाता है, चाहे वो पहला डोगरी का लघु काव्य हो या महाकाव्य हो पहला डोगरी का, या पहला सूफियाना कलाम हो, या पहली लंबी कविता हो, या आपकी किताब जो डोगरी साहित्य पे आपने लिखी हुई है, जो एक रेफरेंस बुक है जितने भी कल्चर्स हैं उनके लिए वो एक रेफरेंस बुक है। इसी तरह जो आपकी डुग्गर संस्कृति पे आपने जो किताब लिखी है, और जो आपका रिकॉर्ड रहा है वर्ल्ड की शॉर्टेस्ट गजल लिखने का और वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट गजल लिखने का, तो ये आप क्या कहेंगे इसके बारे में? हम चाहेंगे कि आप हमें कुछ सुनाएं भी जरूर। डोगरी मेरी मादरी जबान है, जी जान से अजीज है, मेरी सांसों की भाषा है। जितनी खूबसूरती से हम अपनी भाषा में बात कह सकते हैं, मन की बात कह सकते हैं, ख्यालात का इजहार कर सकते हैं, ऐसा किसी दूसरी जबान में मुमकिन नहीं है। नोबेल प्राइज विनर टैगोर की किताब गीतांजलि पहले बंगला में छपी थी, और बाद में उसका उन्होंने अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया था, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। मेरे लिए डोगरी इयां बच्चे लिए जिया मां, जीवन दी इस शिकल दोपहरी, इस दे बोले दी गए शां। मेरे लिए डोगरी इयां जीवन, मेरे लिए डोगरी इयां बच्चे दे लिए जिया मां, जीवन दी इस शिकल दोपहरी, इस दे बोले दी गए शां। मेरी लगातार कोशिश रही है कि डोगरी अदब में वो लिखा कहा जाए जिसकी उसे अशद जरूरत है। मेरा चांदनी डोगरी का पहला लघु काव्य था, एक बहर वजन में था, और इसके बाद डोगरी में रिवायत बनी लघु काव्य लिखने की। मेरा महाकाव्य जित्तो डोगरी का पहला महाकाव्य था, 624 सफ़ों का डोगरी साहित्य का इतिहास, डोगरी में डोगरी का पहला इतिहास था। गीत गंगा रहस्यवादी चिंतन पर आधारित गीत गंगा गीतों का संग्रह अपनी किस्म का पहला प्रयास था। सूफियाना कलाम जुदाइयां, लंबी कविताओं का संग्रह टुकरनामा, गजलों का पहला दीवान दीवाने गजल भी पहला दीवान था। आज तक डोगरी में कोई दीवान नहीं लिखा गया। मुझे तो लगता है कि शायद पंजाबी जबान में भी अभी तक कोई दीवान नहीं लिखा गया है। तो दीवान की बात आई तो मुझे मीर का एक शेर याद आ गया। मुझको शायर ना कहो मीर, मुझको शायर ना कहो मीर, कि साहब मैंने दर्दो गम कितने किए जमा तो दीवान हुआ। दीवान बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ा काम है। इससे पहले मेरी 5 गजलों की किताबें छप चुकी थी। अब तक डोगरी गजलों के 5 मजमूए छप चुके हैं। गजल कहना निहायत कठिन काम है, गजल कहना निहायत कठिन काम है। गजल तो शायरी की जान है, गजल शायरी दी जान है मन्निया, गजल शायरी दी जान है मन्निया, लहू अखरें च अपना नचोड़ा कोई।
गजल शायरी दी जान है मन्निया, लहू अखरें च अपना निचोड़े कोई। मेरी चंद गजलों गीतों को सखावत हुसैन खां, मीनू जी परशोत्तम, पिनाज मसानी, आशा सिंह मस्ताना, सुरिंदर कौर, श्याम साजन, विमला देवी, नरेंद्र गुप्ता, सूरी सिंह जैसे नामी गुलकारों ने आवाज दी है। गीत लिखना भी आसान नहीं। जदों मन तड़पदा है ते जदों मन तड़पदा है ते नैन रोंदे ना, जदों मन तड़पदा है ते नैन रोंदे ना, तां कुतै गीते दे दो बोल लिखोंदे ना। निकल, क्या बात। जदों जदों मन तड़पदा है ते नैन रोंदे ना, तां कुतै गीते दे दो बोल लिखोंदे वो ना। निकलते हैं। वाह। गजल कहने में चंद तजुर्बात भी किए हैं। मेरी एक डोगरी गजल गजल शायद दुनिया की सबसे छोटी गजल है। छोटी गजल है, वर्ल्ड रिकॉर्ड जी है, वो रिकॉर्ड है जी वो। जी। मेरी एक डोगरी गजल शायद दुनिया की सबसे छोटी गजल है, फकत 3 अशआर पर मबनी। आप भी जी मलहजा फरमाइए। जी जी जी, हुसन, इंशाल्लाह। आप भी सुनिए। सिर्फ 3 शेर हैं, एक मतला, एक मक्ता और एक शेर। हुसन ते शबाब, हुसन ते शबाब, शबाब। अदा लाजवाब, साकी ते शराब, सरूर बेहिसाब, जिंदगी ख्वाब ख्वाब, सब ख्वाब ख्वाब, जिंदगी किताब। एक बार फिर क्या से बात। मैं दोहराऊंगा। जी 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 बिल्कुल। हुसन, हुसन ते शबाब, अदा लाजवाब, साकी ते शराब, सरूर बेहिसाब, सब ख्वाब ख्वाब, जिंदगी किताब। और फिर जिंदगी की डोगरी बात। पंजाबी में सबसे लंबी गजल जो जी 130 शेर पर मबनी है। और खूबी ये कि हर शेर लफ्ज गजल पर खत्म होता है। जी, ये ये भी वर्ल्ड शेराजा में, रिकॉर्ड है, ये भी आपका जी वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जी जी, शेराजा में छप चुकी है। जी जी जी, आप भी बिल्कुल। चंद शेर मुलाजा फरमाइए। जी बिल्कुल। हुसन, हुसन इश्क ते प्यार गजल, हुसन इश्क ते इश्क ते प्यार प्यार गजल, रूप रंग श्रृंगार गजल। गजल। हुसन, वाह। हुसन इश्क ते प्यार गजल, रूप रंग श्रृंगार गजल, एक सरूर मदम मदम, दिल दिलबर दिलदार गजल। गजल। वाह। हुसन इश्क ते प्यार गजल, रूप रंग श्रृंगार गजल, एक सरूर मदम मदम, दिल दिलबर दिलदार गजल। गजल। जीवन दे कनवासा ऊपर, जीवन दे कनवासा ऊपर, सारा गए संसार गजल। गजल। क्या जीवन दे बात। कनवासा क्या ऊपर, बात। सारा गए सारा है संसार गजल। संसार गजल। वाह। वाह। वाह सर, बहुत खूब, बहुत ही खूब। जी। उर्दू में हम चाहेंगे कि आप कुछ और सुनाए, आपका लिखा हुआ जो उर्दू में आपने कुछ लिखा, चाहेंगे कुछ और सुनाए जरूर। मैं जरूर सुनाऊंगा। आप जी सर। सुमन पॉल जी हमारे साथ जुड़ी हैं जम्मू से, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लिखती हैं कि ऐसी कौन सी विधा है जिसपे आपने ना लिखा हो। पूरे जम्मू को आप पर नाज है, बिल्कुल पूरे जम्मू को हम पे, इन पे सब पे नाज है। और इज अ लिविंग लेजेंड। और आई एम फीलिंग सो प्रिविलेज कि रूबरू थिएटर ग्रुप की तरफ से सर से बातचीत करने का मौका मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर। आजकल नवरात्रे चल रहे हैं। जी जम्मू बिल्कुल। शहर के जम्मू शहर की रौनक देखते बनती है। जी। बहुत बहुत से लोग यात्रा पर आ रहे हैं। हम्म, मुझे जम्मू बहुत प्यारा लगता है। मेरी जिंदगी का 20 हिस्सा जम्मू में गुजरा है। लीजिए जम्मू पर एक नज्म सुनिए। जी ये उल्फतों का शहर है, ये उल्फतों का शहर है, ये मंदिरों का शहर है, ये किस कदर है दिल नशी, ये शहर है बड़ा हसी। वाह वाह, ये क्या उल बात। ये उल्फतों का शहर है, ये मंदिरों का शहर है, ये किस कदर है दिल नशी, ये शहर है बड़ा हसी। न हाँ। मिल सकेगा ये कहीं, है सूफियों की सरजमी, ये खानकाहों की जमी, ये गुरुद्वारों की जमी। यहाँ पे मस्जिदें भी हैं, यहाँ इबादतें भी हैं, जमी पे कित जमी ये कितनी पाक है, हसीन इसकी खाक है, क्या क्या बात। आन है क्या शान है, ये शहर सबकी जान है। जमीन ये कितनी पाक है, हसीन इसकी खाक है,
क्या आन है क्या शान है, ये शहर सबकी जान है। वाह। बड़ा हस बड़ा हसीन मकाम है, हर शय का ये तमाम है, ये कितना बातमीज है, ये शहर दिल अजीज है। क्या ये बात। शहर ये हर शहर का ये तमाम है, ये कितना बातमीज है, ये शहर दिल अजीज है, ये लोग चारा साज हैं, बड़े ही दिल नवाज हैं। क्या ये बात सर। लोग ये लोग चारा साज हैं, बड़े ही दिल नवाज हैं। ये उल्फतों का शहर है, ये मंदिरों का शहर है। क्या बात, शा, बहुत खूबसूरत। शायर भी है अदीब भी, यहाँ गुनगुनाती जिंदगी है, उम्र भी गरीब भी है, दिल के ये करीब भी, यहाँ कार के हैं गीत हैं, ये सब के दिल के मीत हैं। यहाँ कितने शाहकार हैं, अजीम चित्रकार हैं, कलम के जादूगर भी हैं, मुसव्वरी के घर भी हैं। रघुनाथ का बाजार है, जैसे सजा दरबार है, यहाँ हुस्न और मुस्काने हैं, बड़ी दिल नशी दुकानें हैं। बहुत खूबसूरत सर, जम्मू याद दिला दिया आपने मुझे, दिल्ली में बैठे हुए, जम्मू तो मेरी रूह में है। और जी जम्मू जी तो अपना अपना हमारा जम्मू, और वो कहते हैं ना डोगरी हमारी अपनी भाषा, मिठड़ी रही डोगरी दी बोली थी, खंड मिठे लोग डोगरे, तो जम्मू वाह में तो जी यही जी चीज है। जी जी बिल्कुल। जी सुरेंद्र सिंह कंग ब्रॉडकास्टर हैं, बहुत नामी ब्रॉडकास्टर हैं, वो लिखते हैं कि मुझे एक ऐसा कायदा चाहिए जिससे मैं डोगरी बोली सीख सकूं, तो आप क्या कहेंगे उनको कि कोई ऐसा कायदा है जिससे वो डोगरी सीख सके? जी जी। रामनाथ शास्त्री जी ने एक कायदा बहुत पहले तैयार किया हम्म, था। जैसे जी हिंदी में वर्णमाला का कायदा होता है, क जी। कबूतर, अमरूद, इस तरीके से वो तस्वीरें भी थी, और डोगरी के की शब्दावली भी थी, और अल्फाबेट्स भी थे। तो वो एक एक किताब बहुत पहले जरूर छपी है। तो अभी नहीं मिल सकती है, जिस तरह से ये ढूंढ बिल्कुल नहीं लेना पड़े, ये किताब अगर लिखना चाहिए जम्मू में कहाँ से मिल सकती है? शायद उसकी कोई पुरानी जिल्द डोगरी संस्था में डिक्शनरी पड़ी तो हो। है। हाँ जी, डोगरी जी संस्था में हो। डिक्शनरी तो है, जी कल्चरल अकेडमी के बाहर जो शॉप्स है वहां तो डिक्शनरी मिल जाती है डोगरी की। जी 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 एग्जैक्टली। कायदा नहीं डिक्शनरी कायदा शायद कोई पुरानी जिल्द डोगरी संस्था में मौजूद हो, वरना वो आजकल मिलना मुश्किल है। वैसे सर कायदा तो होना चाहिए, अगर कोई बाहर, जैसे पंजाबी का है, गुरमुखी का कायदा है, डोगरी का भी जरूर होना चाहिए, तो जो। जी 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 जी। जी सर, आप क्या हाँ, कहेंगे इस बारे में? मैं तो ये कहूंगा कि डोगरी हिंदी, जो हिंदी जानने वाले हैं वो डोगरी सीख पाए, जो पंजाबी बिल्कुल। बोलने वाले डोगरी पंजाबी, डोगरी हिंदी का कायदा इस तरह से हो, या डोगरी अंग्रेजी इस तरह का कायदा हो बने, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। डोगरी की तरक्की और भी होगी, लोग डोगरी बहुत सीखेंगे। आसान है। डोगरी बहुत डोगरी बड़ी आसान है, मुश्किल नहीं है। मैडम, डोगरी बड़ी मीठी जुबान है। मेरे बहुत ख्याल में बहुत मीठी। हिंदुस्तान में दो ही जुबानें हैं मीठी हैं, एक बंगला और मिठड़ी दूसरी खंड, मिठड़ी है दूसरी डोगरे में की बोली। और दूसरी मिठड़ी है मेरी डोगरे डोगरी। की बोली। जी जी जी। मुझे तो दिल्ली में कहा जाता है, मैं पंजाबी अगर किसी के साथ बात करूं तो मैं पंजाबी भी डोगरी स्टाइल में बोलती हूँ। हम्म। रगों में डो अम, रगों में डोगरी है, जी खून में डोगरी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल माँ सर। बाप की भाषा है। माँ बाप की अपनी भाषा है। जी जी सपना सोनी जुड़ी है हमारे साथ जम्मू से, बहुत बहुत शुक्रिया सपना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुश्ताक अली अहमद खान साहब लिखते हैं, सिर्फ जम्मू ही नहीं, कश्मीर इज ऑल्सो प्राउड ऑफ हिम, ही इज जेम ऑफ होल जेएनके। बिल्कुल सर, तो एक लिविंग लेजेंड है जेएनके के, वी ऑल आर वेरी प्राउड ऑफ हिम। सर सैलाब आपने किताब लिखी थी कश्मीर जी फ्लड्स जी को, जिसपे जी नरेंद्र जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर साहब है नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने उनको बहुत मुतासिर हुए थे उस किताब से। आप क्या कहेंगे, क्या अनुभव रहा आपका? जी। इस किताब में मैं खास बात कहूंगा कि ये हम्म, 40 सफ़हात की किताब है, एक बहर वजन में है। साहिर जी लुधियानवी जी की परछाइयां नज़म छपी थी, लंबी जी जी नज़म। जी जी जी। तो मुझे याद है कि उसके दिवाचा में सरदार जाफरी साहब कहते हैं, सरदार जाफरी ने उनका दिवाचा लिखा था कि साहिर साहब कहीं कहीं बहर बदल गए हैं। लेकिन मेरी इस नज़म में एक बहर एक वजन है, पूरी की पूरी किताब में। 14 सितंबर 14 सितंबर 2014 में एक तबाहकुन सैलाब कश्मीर में बिल्कुल आया, जम्मू में भी बिल्कुल आया। जम्मू का जी पंजर गांव बिल्कुल उजड़ गया, सब गांव सब घर नेस्तो नाबूद हो गए। कश्मीर में वो तबाही हुई
कि जिस जी मंजर को देखना भी मुश्किल और बयां जी करना भी मुश्किल। लुत्फ की बात है कि किसी शख्स ने, किसी राइटर, कश्मीर के किसी राइटर ने, जो जिन्होंने ये देखा, जिन्होंने ये भोगा, नहीं लिखा। लेकिन मैंने इस मंजर को अपनी आंखों से तो नहीं देखा था, लेकिन दिमाग ने जरूर देखा था, मेरी दिल मेरी ने मेरी चेतना ने जरूर देखा था। मुझे ये लग रहा था कि मैं कश्मीर में हूँ और ये सब अपनी आंखों से देख रहा हूँ। उसी का जी जिक्र इसमें शामिल है। अगर मैं उसके अ, चंद शेर मेरे मैं पढ़कर सुनाऊंगा आपको। खैर अब नहीं याद आ रहे हैं, उम्र का भी तकाजा होता है, लेकिन वो अगर मिल जाते हैं तो मैं पढ़कर सुनाऊंगा आपको। जी सर। कुलविंदर सिंह कंग सर, आपने नाम लिखा, लेखक का नाम प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री हैं, जिन्होंने कायदा लिखा था डोगरी का, लेकिन जी डोगरी संस्था में शायद मिल सके, लेकिन नॉट श्योर कि वो मिल भी सकते हैं कि नहीं। हाँ, सपना सोनी ने लिख दिया कि रामनाथ शास्त्री जी। रामनाथ शास्त्री जी भी पद्मश्री रहे हैं, है ना जी सर? बिल्कुल बिल्कुल। पद्मश्री रामनाथ शास्त्री एक बहुत बड़ा नाम है, इनको लेजेंड के तौर पे कहा जाता था JNK में। सर इज लिविंग लेजेंड, और प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री हैज अ नेम इन JNK। तो डोगरी ये तो हम लोग सब सभी को उनपे प्राउड है। सपना सोनी लिखती है, उधमपुर में आपकी जीवनी पर मूवी की थी आपके साथ। बिल्कुल सर कह रहे हैं, आपकी जी लाइफ पे जो जी मूवी जी बनी है जी उसमें जी बिल्कुल। उन्होंने इस सपना पे सोनी, काम किया। जी जी उन्होंने ही मुख्य रोल भी निभाया है, जी सपना सोनी जी जी ने। जी, आपकी और लाइफ पे जो मूवी। मुझे याद आ गया कि सबसे पहली जो मेरी मूवी बनी थी मेरी लाइफ एंड वर्क्स पर, वो आपने और आपकी दीदी जी ने, आपने कविता ने। और कविता कविता और काजल ने तैयार की थी। ने। थैंक यू बहुत सर। बहुत ही अच्छी थी। उसकी एक कॉपी अभी तक मैंने संभाले हुए हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। और जी डेली एक्सलचर के लिए पहले से पहले आपका इंटरव्यू ले चुकी हूँ जी जम्मू में, बिल्कुल बहुत बिल्कुल पहले बिल्कुल। जब मैं जम्मू में जी रहती जी थी। जी 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 सही बात है। मैं और आपका याद शुक्रगुजार हूँ। सर, आप प्रिविलेज की मुझे मौका मिला दोबारा आपसे रूबरू होने का, और यहाँ पे बैठ के थैंक्स टू डिजिटल प्लेटफॉर्म, और जो कोविड का जो वक्त था, इसने हमें बहुत सारी चीजों आपस में हम लोग मिल गए। तो जी सर, आप कुछ सुनाना चाह रहे थे सैलाब के बारे में, अगर आपको अगर मिला हो तो? मैं एक सेकंड, जरा 2 मिनट, नहीं तो जी जी, इतनी कोई देर में बात नहीं, मैं, आप हाँ, ढूंढिए तब तक मैं प्लीज अपने। प्लीज जी प्लीज 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 सुनिए। जी उर्दू में मेरे आज तक 3 मजमूए कलाम छप चुके हैं। जी 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 तन्हाइयाँ, कहकशां और सैलाब। जी सर। उर्दू अदबी हल्का में खुलकर तारीफ हुई है। सैलाब दरअसल 40 सफ़हात पर मुश्तमिल एक जी बहर बिल्कुल। वज़न में तवील नज़म है। इसका ताल्लुक 14 सितंबर 2014 के तबाहकुन सैलाब से था। आप भी जी कुछ लाइनें सुनिए। जी कहर बिल्कुल। गजब का बरपा होगा, कहर गजब का बरपा होगा, किसको खबर थी ऐसा होगा। कहर गजब का बरपा होगा, किसको खबर थी ऐसा होगा। कैसे पल पल बीता होगा, कैसे वक्त ये गुजरा होगा। चंद अशार और सुनिए। जी जी जी, इरशाद। नहीं, इन्हीं को मैं फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ। कहर गजब का बरपा होगा, किसको खबर थी ऐसा होगा। कैसे पल पल बीता होगा, कैसे वक्त ये गुजरा होगा। जिन लोगों वाह, पर बीती वही जानते हैं, लेकिन मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन जहन और चेतना में इसे बराबर देखा और महसूस किया है। क्या बात है। तन्हाइयाँ के चंद तन्हाइयाँ मजमूए के चंद अशर मलाहजा फरमाइए। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। किस पे ये आलम तारी है, नहीं, किस पे ये आलम जवानी है, किस पे ये आलम जवानी है। ये फिजा सारी जाफरानी है। खत्म जी, हो खत्म हो जाएगी ये एक पल में, जिंदगी मुख्तसर कहानी है। क्या उसकी बात। आंखों उसकी आंखों से अश्क बहते हैं, मेरे दिल की ये तर्जमानी है। इस पे ये आलम जवानी है, ये फिजा सारी जाफरानी है। खत्म हो जाएगी ये एक पल में,
जिंदगी मुख्तसर कहानी है, उसकी आंखों से अश्क बहते हैं, मेरे दिल की ये तर्जमानी है। एक कुछ चंद कतार भी सुनिए। जी जी ढलने जी। को है रात जरा रुक जाओ, ढलने को है रात जरा रुक जाओ, मानो मेरी बात जरा रुक जाओ, ढलने को है रात जरा रुक जाओ, मानो मेरी बात जरा रुक जाओ, मुमकिन है ये हमारी आखिरी शब ठहरे, मुमकिन है ये हमारी आखिरी शब ठहरे, बनेंगे क्या हालात जरा रुक जाओ। क्या बात, ढल बहुत खूबसूरत। न खुद भी सोगवार हो, न खुद भी सोगवार हो, न मुझको सोगवार कर, एक इनकलाब आएगा जरा सा इंतजार कर। न खुद क्या भी बात। सोगवार हो, न मुझको सोगवार कर, एक एक इनकलाब आएगा जरा सा जरा सा इंतजार बहुत खूबसूरत, बहुत कर। खूबसूरत। पंजाबी क्या अगर आप जी सुनना जी चाहें तो। जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। पंजाबी की मेरी 3 किताबें छप चुकी हैं। जी दिल दरवेश, सजदा और मेले पतना दे। जी मेले पतना दे। जी जी दिल दरवेश और सजदा दोनों सूफियाना हैं, और जी। अगर इन्हें ध्यानदारी से पढ़ा जाए तो आपको हम्म। लगेगा कि बुल्ले शाह का दोबारा जन्म हो गया है। वाह, क्या बात। आप जरा सुनिए। जी सर। गल इरशाद। गल गल पीड़ा दी झोली पा, गल पीड़ा दी झोली पा, मैं फिरिया देश विदेश, गल पीड़ा दी झोली पा, मैं फिरिया देश विदेश, दर माही दा लभदिया मेरा दिल होया दरवेश। क्या गल बात। पीड़ा दी झोली पा, मैं फिरिया देश विदेश, दर्द माही दा लभदिया मेरा दिल होया दरवेश। एक गल दसा माही जी, एक गल दसा माही जी, होर न कुछ भी कहंदी, एक तंदूर है तपदा अंदर, अग है बलदी रहंदी। क्या एक गल बात। दसा माही जी, होर न कुछ भी कहंदी, एक तंदूर है तपदा अंदर, अग है बलदी रहंदी। ये दिल दरवेश से थी। सजदा से जी चार कुछ पंक्तियां। जी, बिल्कुल इश्क सर। कढ़ाई, इश्क कढ़ाई मास चढ़ाया, इश्क कढ़ाई मास चढ़ाया, ना ये रिजदा ना ये पकदा। वाह, क्या इश्क बात सर, क्या बात। बहुत इश्क खूबसूरत। कढ़ाई, इश्क कढ़ाई मास चढ़ाया, ना ये रिजदा ना ये पकदा, अग विरा दी ओही जानन, जिन्हां दा इस विच पिंडा सरदा। इश्क कढ़ाई मास रिज इश्क कढ़ाई मास चढ़ाया, ना ये रिजदा ना ये पकदा, अग विरा दी ओही जानन, जिन्हां दा इस विच पिंडा सरदा। ये जिंद जान अमानत तेरी, ये जिंद जान अमानत तेरी, दे के फर्ज अदा कीता, साह ने मेरे आंदे जांदे, दर ते तेरे सजदा कीता। वाह वाह। ये जिंद जान अमानत तेरी, दे के फर्ज अदा कीता, साह ने मेरे आंदे जांदे, दर तेरे ते सजदा कीता। की दसां इस रस्ते लोको, की दसां इस रस्ते लोको, मर के मिट्टी होना पैंदा, अपने मोढे अपना मुर्दा, आप ही इत्थे ढोना पैंदा। क्या बात सर, बहुत खूबसूरत। की दसां इस रस्ते लोको, मर के मिट्टी होना पैंदा, अपने मोढे अपना मुर्दा, आप ही इत्थे ढोना पैंदा। दुनिया ऐसी बहुत है और सच बहुत भी। खूबसूरत। सच है ये। हिंदी बहुत खूबसूरत। जी जी सर। हिंदी की हिंदी की कोई कविता हो जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से शुक्रिया कहना चाहूंगी, जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सभी हमारे व्यूअर्स का। जी सर। महायुद्ध से पहले, जी। महायुद्ध से पहले पहले।
शीर्षक है महायुद्ध से पहले। कहते हैं कि एक युद्ध कहते हैं कि एक युद्ध दूसरे युद्ध को जन्म देता है। कहते हैं कि एक युद्ध दूसरे युद्ध को जन्म देता है। इतिहास दोहराता है अपने आप को हर हाल में। कहते क्या हैं बात। कि एक युद्ध दूसरे युद्ध को जन्म देता है। इतिहास दोहराता है अपने आप को हर हाल में। पर अदृश्य पर अदृश्य बोझल हैं अभी परछाइयां। पर अदृश्य ओझल हैं अभी परछाइयां। ज्वालामुखियों को अभी धरती के भीतर सोने दो। ज्वालामुखियों को अभी धरती के भीतर सोने दो। मत करो कल्पना किसी युद्ध की। पर अदृश्य ओझल हैं अभी परछाइयां। ज्वालामुखियों को अभी धरती के भीतर सोने दो। मत करो कल्पना किसी युद्ध की। सौंदर्य विहीन बेरंग सुनसान हो जाएगी दुनिया। धरती की कोख लाखों वर्षों के लिए हो जाएगी सूनी बंजर। पीढ़ियों, संस्कृतियों और जवां शहरों को निगल जाएगा युद्ध का स्याह धुआं। क्या युगों बात। नहीं मिलेगा युगों नहीं मिल पाएगा युगों नहीं मिल पाएगा किसी आदम का सुराग। कि प्रगति संस्कृति का फिर से हो सफर जारी। युद्ध एक अंतहीन यातना है। युद्ध एक अंतहीन यातना है। प्रिय, भूल जाओ ये सब पल भर के लिए। प्रिय, क्या भूल जाओ ये सब पल भर के लिए। आओ लान में हरी घास पर बिछी कुर्सियों पे बैठ हम दोनों थोड़ा सुस्ता लें, प्यास बुझा लें और तितलियों के पर ओढ़ चुपके से उतर जाएं किसी गुलाब की पंखुड़ियों में रात भर के लिए। क्या बात। प्रिय, क्या बात। प्रिय, भूल जाओ ये सब पल भर। आओ लान में हरी घास पर बिछी कुर्सियों पे बैठ हम दोनों थोड़ा सुस्ता लें, प्यास बुझा लें और तितलियों के पर ओढ़ चुपके से उतर जाए किसी गुलाब की पंखड़ियों में रात भर के लिए। युद्ध की कल्पना मत कर। बहुत खूबसूरत, सो प्रफाउंड, इट्स सो प्रफाउंड। बहुत सच में इस चीज की जरूरत है कि युद्ध की कल्पना ना हो। सर, अब मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगी, एक तो दो सवाल है मेरे चलते चलते। एक तो ये जी कि जब आपको पद्मश्री मिला, फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, तो जी आपको उसके साथ में कैसा अनुभव रहा, मैं जरूर जानना चाहूंगी आपको, क्योंकि बहुत बड़ा आपको सम्मान मिला है। तो मैं चाहूंगी कि आप हमसे शेयर करें जो भी आपका उस वक्त अनुभव रहा आपको। And we are so proud of it. We are so proud of it. जी सर। स्टेट गवर्नमेंट ने मेरा काम देखकर, मेरी मेहनत को जी देखकर जी कई बार मेरा नाम पर प्रपोज किया सेंट्रल गवर्नमेंट को, लेकिन जी कभी ये मैच्योर नहीं हो पाया। जी मैं उम्मीद छोड़ बैठा था। एक दिन खाना खाते हुए सुबह 9 बजे के करीब सेंट्रल गवर्नमेंट के होम डिपार्टमेंट से जॉइंट सेक्रेटरी का फोन आया। जी। मुबारक है। ये 25 हम्म, जनवरी की बात है। जी सर। 25 जनवरी ये 25 जनवरी 2010 की बात है। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे। ब्रेकफास्ट टेबल पर जॉइंट सेक्रेटरी साहब का फोन आया कि मुबारक है, आपको पद्मश्री से नवाजा गया है। सचमुच मुझे अच्छा लगा। बीवी जुड़ गई मेरे साथ। बहुत खुश हुआ मुझे, बहुत खुश हुए। ये हम जिंदगी में सभी को बहुत सलामत, खुशी है। ये जिंदगी में सचमुच मेरे लिए बहुत खुशी का मकाम था। मैं हम सब के आज लिए। तक जी, तो ये 2010 का साल था। 10 साल हो गए हैं पद्मश्री मिले हुए। मैं मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और एक प्रेरणा भी मिली कि मुझे अभी काम करना है, अभी सफर बाकी है। जी, वी आर सो प्राउड ऑफ इट। एंड मैं फिर मैं से कहूंगी, वी आर आखिर सो प्रिविलेज्ड टू हैव यू। जी मैं आखिर जी में सर। 4 लाइनें कहना चाहूंगा। एक सवाल हो मैं जाए, एक सवाल है मेरा, एक जी जी, सवाल है जरूर अभी जरूर मेरे पास। जरूर जरूर जरूर। सर, मैं ये
चाहूंगी क्योंकि ये खास तौर पे जो हमारे सेलिब्रिटीज यहाँ पे आती हैं, तो हमारे जो यंग परफॉर्मर्स हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स से जुड़े हैं, तो जो एक जर्नी रहती है हमारे सेलिब्रिटीज की, तो हमारा ये मोटिव है कि वो उन तक पहुंचे और वो से इंस्पायर हो जाए। तो मैं आपसे ये, क्योंकि आपकी जर्नी बहुत इंस्पिरेशनल रही है और आपने कितनी इंस्पिरेशनल बातें शेयर की कि पढ़ाई कितनी जरूरी है, किताबें पढ़ना कितना जरूरी है, फिर आप एक फोकस रहेंगे तभी एक जगह पे पहुंचेंगे। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जो भी यंग परफॉर्मर्स किसी भी परफॉर्मिंग आर्ट में अपना काम करना चाहते हैं, चाहे वो राइटिंग हो, चाहे वो नाटक हो, थिएटर हो, किसी भी जगह, तो आप उनको एज एन एक्सपर्ट क्या गाइड करेंगे? मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा कि जिंदगी में मुसम्मम इरादा, लगन, दयानतदारी, कमिटमेंट, ये एक रास्ते हैं जो मंजिल तक पहुंचते हैं। आप कभी भी ये मत सोचिए कि नहीं अब थोड़ा रुक जाते हैं। नहीं, रुकना जिंदगी में मुनासिब नहीं है, चलना ही जिंदगी है और सफर जारी रहना चाहिए। मैं खुद आप एक बात कहूंगा, जदों तक मैं जीना है, जदों तक मैं जीना है, तदों तक मैं लिखना है। जदों तक मैं जीना है, तदों तक मैं लिखना है, तो जदों तक लिखना है, बस तदों तक जीना है। वाह, क्या बात। जदों तक जीना है, तदों तक मैं लिखना है, तो जदों तक लिखना है, बस तदों तक जीना है। सफर बाकी है, सफर जारी है, आखिरी लम्हों तक जारी रहेगा। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अब मैं चाहूंगी कि चलते चलते अपनी पसंद का कुछ जरूर सुनाए हमें, चलते चलते आखिर में। पंजाबी का थोड़ा सा। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। डोगरी पंजाबी बहने हैं, बहुत कम बिल्कुल फर्क है। जी, जी बिल्कुल। मैं एक नदी पहाड़ों आई, मैं एक नदी पहाड़ों आई, मैं कर सागर दे है जाना। मैं एक नदी पहाड़ों आई, मैं कर सागर दे है जाना। उस विच समा के मैं ता आप ही सागर हो जाना। वाह, क्या बात। मैं मैं एक नदी पहाड़ों आई, मैं कर सागर दे है जाना। उस दे विच समा के मैं ता आप ही सागर हो जाना। एक नज्म है, गीत समझिए। राह तक दे, जी राह तक दे दिन लंघिया, राह तक दे दिन लंघिया, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਲੰਘਾਈ। ਰਾਹ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿਨ ਲੰਘਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਲੰਘਾਈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤੱਕਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਈ। वाह, क्या बात, क्या बात। ਰਾਹ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿਨ ਲੰਘਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਲੰਘਾਈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤੱਕਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਈ। ਰਾਹ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿਨ ਲੰਘਾਇਆ। इश्क तेरे विच कमली हुई, मैनू इन्नी समझ ना आई, मैनू इन्नी समझ ना आई। सिर्फ तेरी उड़ीक ही सिर्फ तेरी उड़ीक दी खातर पर पीती दर्द सुराई। क्या बात, पर पीती दर्द सुराई, क्या बात सर, बहुत खूबसूरत। इश्क इश्क तेरे विच कमली हुई, मैनू इन्नी समझ ना आई। सिर्फ तेरी उड़ीक दी खातर पर पीती दर्द सुराई। वाह, राह तकदे दिन लंघिया, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ रात लंघाई। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। उधड़ गया है कोरा जामा लिबास। उधड़ गया है कोरा जामा, ਕਿਵੇਂ ਇਸਨੂੰ ਸੀਨਾ ਦੱਸੋ। ਨੰਗ ਮਨੁੰਗੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕਾਂ ਜੀਣਾ ਦੱਸੋ। उधड़ गया है कोरा जामा, किवें इसनू सीना दसो। नंग मनोंगी ने अज किवें बिच शरीके जीना दसो। खिड़खिड़ी हसदी लोक लुकाई, राह तकदे दिन लंघिया, अखां दे विच रात लंघाई।
बदल काली बदली काली काली छाई, माही जी किथे डेरा लाया, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਧ ਨਾ ਮੇਰੀ ਆਈ, ਕੀ ਜਾਣੋ ਤੁਸੀਂ ਪੀੜ ਪਰ ਆਈ, ਰਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿਨ ਲੰਘਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਲੰਘਾਈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਤੱਕਿਆ, मुड़ के मैनू नींद ना आई। वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी कि आप हमारे इस मंच पर आए और आपने इतनी अपनी इंस्पिरेशनल बातें हमसे शेयर की, इतनी खूबसूरत पोइट्री हमसे शेयर की। इट वाज फीस्ट टू द ईयर सर, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी सर। और हार्ट फेल्ट थैंक्स, शायद लफ्ज छोटे हो जाएंगे लेकिन सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस मंच पर आने के लिए। मैं भी कुछ कहना चाहूंगा। जी बिल्कुल सर। मैं आपका बहुत मशहूर हूँ। रूबरू जैसे इतने खूबसूरत प्रोग्राम में आपने मुझे जगह दी। मैं आपका मशहूर हूँ। अपने सभी सुनने वालों का तहे दिल से मशहूर हूँ। मैं सबका मशहूर हूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। वी आर प्रिविलेज्ड टू हैव यू हियर, वी आर प्रिविलेज्ड। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे साथ जितने भी व्यूअर्स जुड़े हैं उन सभी का तहे दिल से स्वागत कि हमारे साथ जुड़े रहे, हमारी हौसला अफजाई की। और ये जरूर कहना चाहूंगी कि आज शाम को रात को 8:30 बजे, क्योंकि हर शनिवार को रात को 8:30 बजे हमारी म्यूजिकल इवनिंग होती है जिसमें अलग अलग सिंगर्स, गजल सिंगर और इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, जाने माने इंस्ट्रूमेंटलिस्ट आते हैं और अपना हम लोग उनकी जो उनकी परफॉर्मेंस है उनसे हम सराबोर हो जाते हैं। तो आज रात को 8:30 बजे हमारे साथ एमिनेंट स्टारिस्ट एंड फ्लूटिस्ट, बांसुरी वादक और सितार वादक हमारे साथ जुड़ेंगे। एक ग्रेड है आकाशवाणी से, बांसुरी और सितार दोनों में मयंक रहना हमारे साथ जुड़ेंगे रात को 8:30 बजे। तो गुजारिश आपसे कि आप भी जुड़िएगा रात को 8:30 बजे म्यूजिकल इवनिंग में हमारे साथ। और शख्सियत के का जो अगला अंक है वो कल होगा, जिसमें हमारे साथ जुड़ेंगी जानी मानी फोक सिंगर, इंडिया की जानी मानी फोक सिंगर विजया भारती जी कल हमारे साथ जुड़ेंगी। तो फोक गायकी का लुत्फ लेंगे और उनके यात्रा से, जो जीवन की यात्रा है उनसे हम रूबरू होंगे। तो आज शाम को 7 बजे बैंक रैना के साथ म्यूजिकल इवनिंग में, और कल शाम को 4 बजे, 7 बजे नहीं 4 बजे, कल शाम को 4 बजे, क्योंकि शनिवार और रविवार हमारा प्रोग्राम 4 बजे होता है। तो कल शाम को 4 बजे जानी मानी फोक सिंगर इंडिया की विजया भारती जी हमारे साथ जुड़ेंगी। तो आपका इंतजार रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार,